हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज हम आपके लिए विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है द वर्जिन ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की उत्पत्ति। इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव पहले पृथ्वी पर कैसे आया। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पृथ्वी पर पहले मुर्गी आई या अंडा आया। आज हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि पृथ्वी पर पहले क्या आया। दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी आज की टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे। जीवन की उत्पत्ति बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, इसमें हम कोशिका विभाजन को पढ़ेंगे, सेल को पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न को पढ़ेंगे और सेल साइकिल को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकृतिक दशाएं या कारक क्या थे, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे, तथा तत्व, पदार्थ, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थों की भूमिका क्या थी जीवन की उत्पत्ति में, और प्रथम जीव के आने का समय तथा वह किस रंग रूप का था, यह सब जानेंगे हम अपने इस टॉपिक में। जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। दोस्त, जितने भी वैज्ञानिक आए उन्होंने जीवन की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश तो की, पर किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। उसी मत को आज हम पढ़ेंगे। उन वैज्ञानिकों में से मुख्य रूप से जो थे, उसमें से अरस्तु थे, ह्यूगो डी ब्रिज थे, लैमार्क थे, डार्विन थे आदि विभिन्न वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अपना अपना मत प्रस्तुत किया है। परंतु वर्तमान में जो संकल्पना काम कर रही है वह है जीव का निर्माण। जीव निर्माण पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। यह ओपेरिन का सिद्धांत है, जिसे सर्वमान सिद्धांत कहा गया है। ओपेरिन ने बताया कि जीव का जो निर्माण होता है वह पदार्थों में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। जब इन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जीव का निर्माण होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द वर्जिन ऑफ लाइफ, ओपेरिन की एक किताब है द वर्जिन ऑफ लाइफ, जिसमें इन्होंने लिखा है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ। उसमें इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों में रासायनिक उद्विकास का परिणाम है। इसी में इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने मत को दिया है। इसी मत को ओपेरिन का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत या फिर पदार्थ का सिद्धांत कहा गया है। यह बहुत ही फेमस सिद्धांत है। ओपेरिन रूस के एक बायोकेमिस्ट या आप कह सकते हैं जैव रसायन शास्त्री थे। ओपेरिन कौन थे, यह बहुत बार पूछा जाता है। तो ओपेरिन एक रूस के बायोकेमिस्ट या जैव रसायन शास्त्री थे। इन्होंने इस सिद्धांत में कहा निर्जीव पदार्थ का रासायनिक उद्विकास है। ओपेरिन ने अपने सिद्धांत में बार बार यही बातें कही है। अब हम देखते हैं यह उद्विकास जो बार बार ओपेरिन के द्वारा कहा गया शब्द उद्विकास है कि निर्जीव उद्विकास भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कर रही, यह होता क्या है। तो हम जानेंगे। उद्विकास जीवों के संदर्भ में कहता है कि यदि किसी जीव के विशेष जाति में, जैसे मनुष्य हो, आम का पेड़ हो या बिल्ली हो या कोई फसल हो या कोई भी जाति हो, कोई पेड़ पौधा हो, कोई जीव जंतु हो, किसी विशेष जाति में लगातार प्रजनन की क्रिया हो रही है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती रहती है, करोड़ों अरबों वर्ष तक चले वह क्रिया अगर करोड़ों वर्ष तक लगातार चलती रहती है तो एक के बाद एक नए जीव का निर्माण होता रहता है। एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता रहता है। दोस्त, तो उस जीव में जो अंतर देखने को मिलता है, जैसे हम पहले आदि मानव थे, धीरे धीरे हमारे अंदर
डिफरेंट आता गया, अंतर आता गया, परिवर्तन आता गया। वही अंतर जो देखने को मिलता है, छोटा छोटा परिवर्तन इतना बढ़ जाए कि नई जाति की परिकल्पना कर दे, इसी को उद्विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई जीव, कोई जाति, कोई फल, कोई पेड़ पौधा, कोई पशु पक्षी लगातार प्रजनन के कारण उसमें करोड़ों लाखों वर्षों के बाद एक नए जीव का निर्माण हो जाए। जैसे हम पहले आदि मानव थे, आज हम दूसरी तरह से विकसित हो गए। हमारा मुंह बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, हमारे बॉडी पर पूंछ नहीं है, हम एक नए जीव के रूप में देखे जा रहे हैं। इसी को एवोल्यूशन या उद्विकास का नाम दिया गया है। लेकिन ओपेरिन ने कहा कि यह रासायनिक परिवर्तन है। इसको ओपेरिन ने कहा कि यह रासायनिक परिवर्तन है, इसको उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है। इन्होंने एवोल्यूशन को समझाने के लिए महाविस्फोट के सिद्धांत का सहारा लिया। महाविस्फोट का सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वह थ्योरी है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो देखेंगे, जिस समय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वह एक भयानक विस्फोटक का परिणाम था। तो भयानक विस्फोट कैसे हुआ? यह कहा जाता है कि सूर्य, बिग बैंग थ्योरी बहुत अलग ही तरीके से दिखाई गई है कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। बिग बैंग थ्योरी में यह बताया जाता है कि सूर्य भी पृथ्वी के समान, पृथ्वी भी सूर्य के समान एक गर्म था। सूर्य के समान एक और तारा हमारे वायुमंडल में हमारे ब्रह्मांड में पाया जाता था। जब वह तारा और सूर्य का आपस में टक्कर हुआ, या सूर्य की जो उल्काएं थी, जो निहारिकाएं थी, वह सूर्य से टकराई, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट थ्योरी का नाम दे दिया गया। इसी थ्योरी के सहारे इन्होंने अपने सिद्धांत को, ओपेरिन ने सिद्ध करने की बात कही है। जिस समय इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वह एक भयानक विस्फोट का परिणाम था। धीरे धीरे उसमें तमाम पिंडों का निर्माण हुआ और उन पिंडों का समय 15 अरब वर्ष पूर्व था। जो पिंडों का निर्माण हुआ वह 15 अरब वर्ष पहले की बात कही जा रही है। ओपेरिन ने 15 अरब पहले की बात कही है। उसी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का भी विकास हुआ था। साथ साथ पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसी जब सूर्य की दो तारा आपस में टकराए तो एक पिंडों का निर्माण हुआ। उसी पिंडों के साथ यह भी बात कही गई है कि सौर मंडल का भी विकास हुआ। जब कई पिंड बन जाएंगे तो सौर मंडल बनेगा। उसी सौर मंडल में हमारे पृथ्वी का भी निर्माण हुआ, परंतु उसमें भूपटल का निर्माण नहीं हुआ, अर्थ क्रस्ट का निर्माण नहीं हुआ। 4.6 अरब वर्ष पहले केवल पृथ्वी के का निर्माण हुआ था, उसके अर्थ क्रस्ट का, जिसपे हम हैं, उसका निर्माण नहीं हुआ था। उसका निर्माण 8 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी के भूपटल का निर्माण 8 अरब वर्ष पहले हुआ। इस अर्थ क्रस्ट के निर्माण में 0.8 अरब वर्ष समय लगा। 8 अरब नहीं, सॉरी, 0.8 अरब वर्ष का टाइम लगा। विज्ञान में इस अर्थ क्रस्ट के निर्माण को ही अजोइक एरा यानी अजैविक महाकल्प के नाम से जाना जाता है, तथा इसी अर्थ क्रस्ट पर जब जीवों का निर्माण हो गया तो इसे जोइक एरा या महाकल्प के नाम से जाना जाने लगा। परंतु ओपेरिन के थ्योरी के अनुसार इस जैविक महाकल्प में जो प्रथम जीव आया वह एक जलीय जीव था। ओपेरिन ने यह भी कहा कि जैविक महाकल्प का जब निर्माण हो गया, जीव आ गए पृथ्वी पर, तो कोई और जीव नहीं बल्कि एक जलीय जीव आया। जलीय जीव क्या है? वो भी जलीय जीव के रूप में ब्लू ग्रेन एल्गी BGA आया, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल था। जलीय जीव आ गया, पृथ्वी का निर्माण हो गया, पृथ्वी पर जलीय जीव आ गया। अभी हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर जीव आना कैसे संभव हुआ, वह भयानक परिणाम क्या था, अभी आगे हम आपको बताएंगे। फिर देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रथम जीव के उत्पन्न होने का समय जो था वह 3.7 अरब वर्ष पूर्व महाकल्प यानी जैविक महाकल्प, जिसे हम जोइक एरा कहते हैं, उसमें आया था 3.7 अरब वर्ष पूर्व में। ओपेरिन ने बताया कि रासायनिक परिवर्तन से जो जीव प्रोकैरियोटिक का विकास हुआ, वही प्रोकैरियोटिक सेल लाखों करोड़ों साल बाद सिंपल सेल जो था, प्रोकैरियोटिक सेल एक सिंपल सेल के रूप में जाना जाता, वह लाखों करोड़ों साल बाद कॉम्प्लेक्स सेल अर्थात यूकैरियोटिक सेल में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। वास्तव में मनुष्य का निर्माण भी एक कोशिका से प्रारंभ हुआ था, इस बात को ओपेरिन ने कहा।
वह कोशिका थी जाइगोट। जब प्रोकैरियोटिक सेल लाखों करोड़ों वर्ष बाद अभिक्रिया करते करते, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेल, एक सेल से दूसरे सेल का निर्माण होता है, दूसरे से 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, ऐसे ऐसे सेल जो है वह बढ़ता जाता है। तो वह प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल कॉम्प्लेक्स सेल का निर्माण करके यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण कर दिया, जिससे मनुष्य का निर्माण हुआ। लेकिन मनुष्य का निर्माण भी एक सिंगल सेल जाइगोट से होता है। वह जाइगोट हमें प्राप्त कहाँ से होता है? वह जाइगोट हमें माँ के फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम के साथ, जब स्पर्म और ओवम फ्यूजन करते हैं तो एक एग का निर्माण होता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वही जाइगोट माँ के यूटेरस में ट्रांसफ़र होकर 280 दिन, जिससे 9 माह का समय तक उसका डिवीज़न चलता रहता है। 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ही जाइगोट डिवीज़न करता रहता है और एक चाइल्ड के रूप में बदल जाता है, जिससे एक ह्यूमन बॉडी का जन्म होता है या एक एनिमल का जन्म होता है। तो यह कहने का, इस सिद्धांत में यह बात कही गई है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो जाइगोट है, उसने कई सारी अभिक्रिया करके, कई सारी बार डिवीज़न करके एक यूकैरियोटिक सेल को निर्मित किया, जिसे चिल्ड्रन के रूप में देखा गया। वास्तव में ओपेरिन यह समझाना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे मूल कण परमाणु का निर्माण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? उन्होंने कहा था कि रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन किस में होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो वह परमाणु का निर्माण करते हैं, और कई परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। ये तीनों मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं। जब कई सारे परमाणु मिल जाते हैं तो वह आपस में अणु का निर्माण करते हैं। जब कई सारे अणु बन जाते हैं तो वह जैविक अणु का निर्माण करते हैं। कई सारे अणु मिलकर जैविक अणु का निर्माण करते हैं। जैविक अणु का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद दोस्त हम देखेंगे जैविक अणु जो होता है, जैविक अणु प्यूरिन, प्राइमीन, मीथेन, अमोनिया, अमीनो एसिड और ग्लूकोज के पार्टिकल्स तथा फैटी एसिड सब मिलकर जो है जैविक अणु का निर्माण करते हैं। इसी को रासायनिक विकास कहा जाता है। जो बार बार ओपेरिन अपने सिद्धांत में कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब मिलते हैं एटम्स का निर्माण करते हैं, एटम्स से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल्स बनता है, तो इसी को रासायनिक विकास कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स बनने की प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है, जैसे प्यूरिन, प्राइमिडीन, मीथेन, अमोनिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज के पार्टिकल्स, फैटी एसिड सब मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसी को हम केमिकल एवोल्यूशन या रासायनिक विकास कहते हैं। कई सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर सेल का निर्माण करते हैं, और कई सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसे हिंदी में ऊतक कहा जाता है। सेल जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, वो सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं, कई सारे ऊतक मिलते हैं, तो एक टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। कई सारे टिश्यू सिस्टम मिलकर एक ऑर्गन यानी कि एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर यह बात कही गई, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, यह कहा गया सेल को ऑर्गेनिज्म में चेंज होने की प्रक्रिया ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहलाती है। जब एक सेल, जहाँ अभी आपने देखा बायोमॉलिक्यूल्स चेंज होकर सेल में परिवर्तित हो गया, वह सेल जब टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, एक जीवधारी का निर्माण हो जाता है, तो इसे ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन या जैविक विकास कहा जाता है। इसी बात को ओपेरिन जी समझा रहे थे। ओपेरिन ने यह बात कही, जब ओपेरिन ने यह बात कही कि विज्ञान का विकास प्रकृति कर रही है, तो उनके ऊपर बहुत सारे दबाव बन गए दोस्त। यह बहुत पुरानी बात कही जा रही है, बहुत समय पहले की बात है कि तब ओपेरिन, बहुत साल पहले, तब आप सोचिए कि विज्ञान का कोई मोल नहीं था, विज्ञान को कोई समझने वाला नहीं था, लोग अंधविश्वास में जीते थे। जब लोगों ने विज्ञान शब्द को सुना, विज्ञान का विकास होते देखा, तो उन्होंने इस बात को धर्म से जोड़ दिया।
क्योंकि विज्ञान का जो विकास हो रहा था वह एक ग्रीक वर्ड था, ओपेरिन ग्रीक थे या रसिया से आए हुए थे, तो उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया और विज्ञान के विकास को ही रोक लगा दी। विज्ञान के विकास को रोक लगा दी। जैसा हम सभी जानते हैं विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, विज्ञान वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस हैं, यह सभी को पता है। इन्हीं के समकालीन जो अरस्तु थे, इन्हीं के समकालीन 23वीं और 29वीं सदी के बीच एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम प्लिनी है। प्लिनी 23वीं और 29वीं सदी की बात की जा रही है, तब सोचिए यह कहाँ रहा होगा अपना समाज। लोग धर्म से जुड़ी हुई बातों को ही मान्यता देते थे, विज्ञान को नहीं मानते थे। यह वैज्ञानिक जो अरस्तु के समकालीन थे, प्लिनी, जब यह आए तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लिखने के बाद ही तुरंत अंधकार छा गया, विज्ञान के क्षेत्र में अंधकार छा गया। लोग विज्ञान को धर्म से जोड़ने लगे, इसीलिए इसको विज्ञान का डार्क फेज या अंधकार का काल कहा जाता है। कई वर्षों तक विज्ञान का कोई आविष्कार ही नहीं हो पाया, ना ही कोई साहित्य ही मिला है, ना कोई पुस्तक मिला, ना कोई आविष्कार मिलता है, इसीलिए इसको विज्ञान का डार्क फेज कहा जाता है। लेकिन 13वीं सदी में अल्बर्ट मैग्नस नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी ऑन एनिमल किताब जब लिखी, और यहीं से जंतु विज्ञान का पुनः से उदय हो गया। तो जंतु विज्ञान का पुनः उदय किस वैज्ञानिक ने किया? तो अल्बर्ट मैग्नस ने किया। प्लिनी ने कौन सी किताब लिखी? तो नेचुरल हिस्ट्री ने लिखी। किसके काल के बाद विज्ञान में अंधकार छा गया? तो प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री बुक के आने के बाद ही विज्ञान में अंधकार छा गया। यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन थ्योरी, ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उसका टेम्परेचर सूर्य के टेम्परेचर के समान था। अब दोस्त बताइए ओपेरिन क्या कहना चाह रहे हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ बिग बैंग थ्योरी से, तो उस समय जो पृथ्वी थी वह भी सूर्य के टेम्परेचर के समान थी। यानी कि सन का टेम्परेचर जो इस समय 4 से 5 यार्ड डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 6000 डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, अगर यार्ड में नापेंगे तो 4 से 5 यार्ड होगा। पृथ्वी भी आग के गोले के समान थी। हम जानते हैं कि सूर्य एक पीला ग्रह है, आग के गोले के समान है। पीला ग्रह क्यों है? पीला ग्रह क्या होता है? पीला ग्रह, लाल ग्रह और नीला ग्रह, 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। तो सूर्य एक पीला ग्रह है, यह भी याद रखिएगा, या पूछा जाता है सूर्य कैसा ग्रह है, तो सूर्य एक पीला ग्रह है। तो पृथ्वी भी आग के गोले के समान थी। यहाँ पर भी चीज़ें प्लाज्मा की अवस्था में उपस्थित थी। प्लाज्मा, आज भी सूर्य पर हम देखते हैं कि चीज़ें जो है वो प्लाज्मा की अवस्था में उपस्थित होती हैं। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में था। परंतु करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी का टेम्परेचर किन्हीं कारणों से डाउन हुआ होगा। यह ओपेरिन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वह कह रहे हैं कि किन्हीं कारणों से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह डाउन हुआ होगा। जैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, तुरंत ही ऑक्सीजन जो उपस्थित था और हाइड्रोजन जो उपस्थित था वह आपस में मिलकर जल का निर्माण कर लिए होंगे। आप समझ सकते हैं जब जल का निर्माण हो जाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। कोई कारण रहा होगा, कोई रीज़न रहा होगा, कोई वायुमंडलीय दाब ऐसा रहा होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर डाउन हुआ होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो आपस में मिलकर जल का निर्माण कर लेते हैं। आज रासायनिक क्रिया से जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते? अब यह बात आपके दिमाग में आएगी कि आज वह क्रिया क्यों नहीं होती, क्योंकि वह दशाएं अब नहीं हो जो उस समय प्रकृति की दशाएं थी, क्योंकि उस समय अर्थ का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर के इक्वल था। आज ऐसा नहीं है। आज हमारी पृथ्वी का तापमान समान है, सूर्य के तापमान के समान नहीं है, वह दशाएं पृथ्वी पर नहीं है। टेम्परेचर कम होते ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण कर लिए और जीव का निर्माण हुआ। सारे जो ऑक्सीजन थे वह जल के रूप में यूज हो गए, क्योंकि सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ही तो जल का निर्माण किए थे। अब पृथ्वी पर 2.3 भाग जो है जल ही जल हो गया। टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब पृथ्वी का 2/3 भाग जल हो जाएगा तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। अब यह हो गया। अब यह बात आती है कि जब सारे ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन के साथ जल का निर्माण कर लिया तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि पहले सबसे पृथ्वी पर जो जीव आया है वह जलीय जीव था, ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्लू ग्रीन एल्गी। उससे पहले एक बात यह जान लेते हैं कि जो यह जल का निर्माण हुआ यह 100 डिग्री सेल्सियस था। इसी को जियोग्राफी में सूपी सी यानी समुद्र के खौलते हुए पानी को भूगोल में क्या कहा जाता है, तो सूपी सी नाम दिया गया है। यह 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में जब आया, इसी 100 डिग्री तापमान को जियोग्राफी में सूपी सी नाम दिया गया है। यह समुद्र का खौलता हुआ पानी था, लेकिन इस सूपी सी में जीव के निर्माण के लिए समस्त पदार्थ उपस्थित थे। इस 100 डिग्री सेल्सियस के खौलते हुए पानी में जो जीव के निर्माण के लिए पदार्थ की आवश्यकता थी वह सारे इसमें उपस्थित थे, जैसे मीथेन, ग्लूकोज, क्योंकि चीज़ें निर्मित हो चुकी थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। मीथेन और ग्लूकोज इस जल में था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। इसलिए पहला जीव ब्लू ग्रीन एल्गी आया जो सेलुलर रिस्पायरेशन ना करके एनएरोबिक रिस्पायरेशन किया। हम सभी जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक कोशिकीय होने के साथ साथ यह एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एनारोबिक और एरोबिक दो टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यह एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बाई प्रोडक्ट से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी ग्लूकोज को मुख्य उत्पाद और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद का नाम दिया गया है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है इसे मेन प्रोडक्ट और ऑक्सीजन जो है इसे बाई प्रोडक्ट का नाम दिया गया है। इसी सह उत्पाद से अन्य जीवों का भी विकास हो गया, पौधों का निर्माण हो गया, पौधों से वायुमंडल में ऑक्सीजन आ गया। बहुत ही सिंपल भाषा में ओपेरिन ने यह कहने की कोशिश की है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जब श्वसन करता है तो वह फोटोसिंथेसिस करता है। एक तो वह एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं करता है। दूसरी बात यह कही गई है कि वह फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वह बाई प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है तो पृथ्वी पर और सारे जीव आ जाते हैं। जब ऑक्सीजन होगा तो पौधे का भी निर्माण हो जाएगा, और जब पृथ्वी पर पौधे होंगे, वायुमंडल में पौधे पाए जाएंगे, तो आप सभी जानते हैं पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं अपने रिस्पायरेशन में, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन आ जाएगा। वर्तमान में भी 70% ऑक्सीजन शैवाल यानी कि एल्गी से ही प्राप्त होता है। आज भी यह कहा जाता है कि 70% जो ऑक्सीजन है वह शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ओपेरिन दूसरी बात यह कहते हैं कि सजीव कोशिकाओं का निर्माण 27 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 4 तत्वों की प्रधानता है। अब वह 27 तत्वों से मिलकर बना है जिसमें 4 तत्व प्रधान है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंट 65% है, कार्बन का परसेंट 18.5% है, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.3% पाया जाता है। यह पूछ लिया जाता है कि सजीव कोशिकाओं का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार, तो 27 तत्वों से मिलकर हुआ। उनमें से कौन से 4 तत्वों की प्रधानता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। या फिर यह पूछ लेता है सजीव कोशिकाओं के निर्माण में हाइड्रोजन का कितना यूज है, तो 9.5%। ऑक्सीजन का कितना यूज है? 65%। कार्बन का कितना यूज है? 18.5% और नाइट्रोजन का कितना यूज है? 3.3%। अर्थात विज्ञान कहता है 27 तत्व मिलकर यौगिक बनाए और उन यौगिकों ने हमारा निर्माण कर दिया। जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में कहा कि पहले पृथ्वी पर कौन आया, कि मुर्गी की अंडा, तो यह सिद्ध हो गया, ना पृथ्वी पर पहले मुर्गी आई ना अंडा आया। पृथ्वी पर पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आई, जो एक जलीय जीव है जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है, जिसके रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा बाई प्रोडक्ट उत्पन्न करता है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ग्लूकोज मेन उत्पाद होता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, सह उत्पाद होता है। यह सह उत्पादों से अनेक पौधों का निर्माण होता है, एल्गी का निर्माण होता है। एल्गी ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। इससे हमारी पृथ्वी पर 27 तत्व मिलकर यौगिक 27 तत्वों के यौगिक मिलकर हमारा निर्माण कर देते हैं। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो यह 27 तत्व हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। प्रेजेंट टाइम में 118 परमाणु बताए गए हैं, 92 नेचुरल हैं और अदर्स बनाए गए हैं।
अगर यहाँ तक का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे के वीडियो में हम आपको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे। धन्यवाद।